हेलो बच्चों। आज हम लोग सीखने वाले हैं बायो सेवर्ट का नियम, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग देखा गया है कि परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है। तो आज चलिए हम सीखते हैं बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट ने अपने नियम में क्या कहे थे। तो बायो सेवर्ट का नियम जानने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि इससे पहले आए थे हमारे यहाँ ये जो वैज्ञानिक थे, वो थे ओरेस्टेड। ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया। तो उन्होंने एक बात बताया कि यदि हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर इसके बाद आए बायोसेवर्ट। बायोसेवर्ट ने 1820 ईस्वी में इन्होंने उस नियम पे लेकर के बहुत सारे चालक, अन्य प्रकार के चालक लेकर के प्रयोग किए। तो उस प्रयोगों के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई चालक है तो उसके छोटे से अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह निम्न बातों पर निर्भर करता है। वो बातें क्या है, चलिए हम एक तरफ से समझते हैं। तो बायोसेवर्ट ने अपने नियम में क्या कहा कि विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत एक समीकरण है। जो विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत एक समीकरण है यह, जो किसी विद्युत धारा द्वारा किसी बिंदु पर उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र बी का मान बताता है। ये चुंबकीय क्षेत्र बी का मान बताता है। और देखिए, सदिश राशि बी धारा के परिमाण, दिशा, लंबाई एवं बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है। ये बात आपके जानने योग्य है कि यह दिशा, लंबाई एवं बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए कैसे। तो चलिए हम अगले पेज पे लेते हैं और इस नियम की बात करते हैं। तो हम क्या करें कि यदि कोई चालक हमने ले लिया, बायोसेवर्ट के नियम के अनुसार यदि कोई चालक हम लेते हैं, मान लेते हैं चालक हमारा इस प्रकार से है और चालक इस प्रकार से है, तो इस चालक एक अनंत है। यह अनंत चालक है, ऐसे अनंत है। ठीक है, यदि इसमें हम आई एम्पेयर की धारा इसमें प्रवाहित की जाए तो इस छोटे से अल्पांश के कारण, मान लेते हैं इतनी दूरी की बात किया जा रहा है, इतनी दूरी, इस छोटे से अल्पांश की दूरी हम मान लेते हैं डेल्टा यल है। क्या है? डेल्टा यल है। यहाँ से मान लेते हैं कि आर दूरी पर, आर मीटर दूरी एक बिंदु पी है। इन्होंने बताया कि यदि इस पूरे चालक जो है एक छोटे से अल्पांश के, चालक इतना लंबा है, इस छोटे से अल्पांश के कारण जो हमारी इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यदि हम तार में धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इस बिंदु पर कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र, इसकी गणना किए थे। तो मान लेते हैं यह कोण इसका क्या है, थीटा, सॉरी यह कोण इसकी क्या है, थीटा है। यहाँ पे कोण इसका थीटा कोण पर है। तो देखिए किन बातों पर निर्भर करता है। तो इन्होंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, अगर छोटे से अल्पांश की बात कर रहे हैं, हम इस छोटे से भाग की बात कर रहे हैं, ना कि पूरे की बात कर रहे हैं हम, तो छोटे से बात कर रहे हैं तो छोटा सा हम लेंगे चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि डेल्टा बी लेंगे। यानी डेल्टा बी जो होगा, डेल्टा बी देखिए, जो डेल्टा बी होगा यह अनुक्रमानुपात होगा इसमें जो प्रवाहित धारा है। समीकरण 1 मान लें। पहली बात में इन्होंने कहा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, इस पर निर्भर करता है। दूसरी बात यह है, बताए थे कि जो इसकी लंबाई होगी, जो छोटे से अल्पांश लंबाई की बात कर रहे हैं हम, जिसकी कर रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसके भी अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपात डेल्टा यल। कहते जो लंबाई होगी, छोटे से अल्पांश की बात कर रहे हैं, वह भी चुंबकीय क्षेत्र उसके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तीसर की स्थिति में क्या कि इनके भी जो छोटे से अल्पांश के कारण जो बिंदु आर दूरी पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो जो थीटा कोण है इसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा हो जाएगा। ये समीकरण 3। चौथे में क्या कि जो दूरी होगी इसकी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस स्थिति में कहते हैं कि जिस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं उस डेल्टा एल के कारण जितनी दूरी है उस बिंदु की, उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा चुंबकीय क्षेत्र।
तो देखिए यह डेल्टा बी अनुक्रमानुपाते 1 क्या लग जाएगा आर स्क्वायर। समीकरण 4। अगर हम इन तीनों की बात करते हैं, चारों से लेकर के करते हैं, तो क्या आता है अगला देखिए। समीकरण 1, 2, 3 व किससे 4 से, इन चारों को मिला देंगे तो क्या बनने वाला है देखिए। डेल्टा बी अनुक्रमानुपाते क्या लिखेंगे आई डेल्टा एल साइन थीटा और 1/r स्क्वायर। अगर सबको मिलाते हैं तो क्या मिलेगा हमारा, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाते आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, ये मिला। यदि आप देखिए कि अब जानते हैं कि जो अनुक्रमानुपाते है तो इसको तो हटाना है। यदि हम इसको हटाते हैं तो एक नियतांक आता है हमारा, निर्वात अथवा वायु के लिए जो नियतांक बनता है वह क्या बनता है देखिए। तो डेल्टा बी जब इसको हटाएंगे तो म्यू नॉट अपान 4 पाई, नियतांक 4 पाई, क्या बनेगा आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये हमारा बायोसेवर्ट का नियम है, ये हमारा बायोसेवर्ट का नियम है, जहाँ पर म्यू 0 अपान 4 पाई बराबर होता है 10⁻⁻7 न्यूटन। न्यूटन देखिएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब जानने की बात यह है कि जो म्यू नॉट है यह निर्वात अथवा वायु, निर्वात अथवा वायु की क्या है, चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है, शीलता, चुंबकशीलता है। यदि म्यू नॉट की वैल्यू की बात किया जाए तो म्यू नॉट बराबर हो जाएगा खाली आपका 4 पाई 10⁻⁻7, ये बात हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से बायोसेवर्ट खत्म हुआ। चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा। अगला हमारा है कि चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 में संबंध क्या है। तो देखिए चुंबकशीलता म्यू नॉट और विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 में क्या संबंध है। तो चुंबकशीलता के लिए हम लोग जानते हैं क्या इक्वेशन लेंगे, तो जो नियतांक है हमारा म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर क्या 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर। देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। दूसरा का में क्या है देखिएगा 1/4 पाई विद्युतशीलता के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9.0 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये मात्रा को दो इक्वेशन ले लेते हैं। यदि दोनों इक्वेशन से देखिए तो हमें संबंध निकालना है म्यू नॉट और एप्सिलॉन 0 में। तो हम क्या करें कि इस समीकरण में इस वाले से भाग कर दें। तो हम क्या लिखें, इस समीकरण देखिएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, भाग करने पर अगर भाग करते हैं तो क्या आता है देखिएगा, भाग देते हैं हम तो क्या आ रहा है। हम लिख सकते हैं कि म्यू नॉट अपान 4 पाई
भागे लगाइए और ये लिखिए 1/4πε0 बराबर, ये देखिए 10⁻⁻7 और भागे हो जाएगा क्या 9 × 10⁻9। और मात्रक की बात कर लेते हैं, चलिए हम इसको 60 में लिख देते हैं। तो न्यूटन और एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, और यह बनेगा भागे, मात्रक की भी बात कर लेते हैं, ये बनेगा क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। आगे लेके चलते हैं इसको, देखिए μ0/4π भागे, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाइए, अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए। तो 4πε0/1 बराबर क्या आएगा 10⁻⁻7 गुणे 1/9 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये बटा तो एक है, एक ऊपर चला गया, ये वाला नीचे आ गया। इधर क्या हुआ देखिएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर गुणे यह हो जाएगा कूलम ऊपर गया और नीचे आ गया क्या हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बचा क्या देखिएगा 4π से 4π कैंसल, 4π से 4π कैंसल, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल कर दीजिए, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल कर दीजिए। तो क्या बचा हमारा μ0/0। तो यहाँ ले लेते हैं हम μ0, चलिए अब साइलेंट ले ले, चले μ0/0 क्या बचा μ0/0 10⁻⁻7 और बटा इतना, यानी 10⁻⁻7 और बटा बच गया हमारा 9 गुणे 10⁻9, 9 गुणे 10⁻9 हो गया। मात्रक में क्या बचा देखिएगा कूलम स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर ऊपर और नीचे बच गया एम्पियर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। आगे देखिए μ0/0 इसको नीचे लेके चले आइए, 10⁻⁻7 को प्लस हो जाएगा। तो 1/, कितना हो जाएगा 9 गुणे 10⁻⁻, सॉरी माइनस नहीं होगा प्लस होगा, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, देखिए इसमें जुड़ जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा नीचे, तो 9 और 7 16 हो जाएगा, 10 के पावर कितना हो गया 16। यहाँ पे देखिए कूलम स्क्वायर है, तो Q बराबर क्या होता है देखिएगा, Q बराबर यहाँ लिख देते हैं, Q बराबर I गुणे क्या T। तो ये कूलम है, Q का मात्रक कूलम का मात्रक क्या आवेश का मात्रक कूलम, I गुणे T का मतलब एम्पियर, और क्या लिख सकते हैं समय। तो कूलम का स्क्वायर यानी एम्पियर का स्क्वायर और समय का स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर और क्या कर सकते हैं समय का स्क्वायर कूलम स्क्वायर की जगह, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं हम एम्पियर स्क्वायर और समय यानी कि सेकंड का स्क्वायर बटा क्या एम्पियर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। एम्पियर से एम्पियर कैंसल, क्या बना हमारा देखिएगा μ0/0 बराबर 1/9 गुणे 10 के पावर कितना 16। देखिए इस सेकंड को एक काम करिए कि नीचे लेके चले आइए, तो क्या मिलेगा हमारा देखिएगा मीटर स्क्वायर और सेकंड पे -2 आ जाएगा, सेकंड पे -2 आ जाएगा। तो देखिए μ0/0 बराबर, इसको सही तरीके से लिखिए तो क्या लिखेंगे आप 9 गुणे 10 के पावर 16 और मीटर और सेकेंड प्रति लगा दीजिए, सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड। अब और करिए क्या इसका, चलिए स्क्वायर कर देते हैं, अलग से ही अलग से कर देते, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए। चलिए 9 है तो क्या लिख सकते हैं आप 3 लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 के पावर 16 है तो 10 के पावर कितना 8 और मीटर प्रति है ना, देखिए सेकंड पे -2 है तो प्रति में लिखिए इसको मीटर प्रति और क्या बनेगा सेकंड, और पूरे का क्या करिए स्क्वायर, पूरे का क्या करिए स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं आप इसको। अगर इतना लिख दिए तो एक बात याद करिए कि यह क्या है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड।
यानी कि सी की वैल्यू हमारी क्या होती है, देखिए मैं लिख देता हूँ ये, सी की वैल्यू क्या होती है 3.0 × 10 क्या 8 मीटर प्रति क्या लिखते हैं आप लोग सेकंड, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल को किससे, सी से, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन 0 बराबर क्या 1/c², 1/c²। ठीक है, इसको मिटा दीजिए, c²। देखिए अगर यहाँ से देखा जाए तो c को इधर कर दीजिए, तो c² बराबर क्या निकल के आएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन 0। c बराबर क्या निकल के आया 1/ ए अंडर रूट, या फिर लग जाएगा, या c² हटे तो इधर अंडर रूट, ए का वर्गमूल एक ही होगा, इसका तो वर्गकड़ी में ले लीजिए, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन 0, यह हमारा संबंध निकल के आया। एप्सिलॉन 0 यानी कि चुंबकशीलता और विद्युतशीलता में संबंध। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी।